अब मान लीजिए एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का है एक लड़की है और अगर उसका फीस है 70-80 हज़ार एक साल का, तो किसको पढ़ाएगा? मिडिल क्लास फैमिली लड़के को पढ़ाएगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा। ये जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये महिलाओं को कैटेगोरिकली एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से बेदखल करेगा। और अगर मेरे पिताजी वो कहते हैं कि निकम्मा बेटा सारी संपत्ति को बेच खाता है, इन्होंने निजीकरण के नाम पे इस देश के बैंकों का निजीकरण करने का काम किया। क्या देश में बैंक कर्मचारियों को फायदा मिला? या आप सीमेंट बनाना सिखाएंगे तो आप क्या उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। यूनिवर्सिटी में तो आप वही सारा हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, तो फिर स्किल लेबर का करेंगे क्या हम लोग? यही आप बोलना चाह रहे हैं ना कि स्कूल में हम इनको इतना स्किल दे देंगे कि 12th के बाद हमारा सस्ता लेबर फोर्स क्रिएट हो। हमको एजुकेशन नहीं देना है, हमको सस्ता लेबर फोर्स क्रिएट करना है, क्योंकि एनीवे वर्नाकुलर लैंग्वेज सीखे हो प्राइवेट कंपनी में तो नहीं इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी स्पीकिंग लोग चाहिए और अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को तो अंग्रेजी नहीं सिखाया जाएगा। तो कहाँ से टैलेंट मिल रहा है आप मुझे बताइए, किस बात का टैलेंट, और इससे हमें क्या फायदा? देश के छात्रों को ये निजीकरण के बाजारी भाव के उसमें बेचना चाहते हैं। क्या देश का छात्र चाहता है ये? मैं कहता हूँ, मैं भी योग्यता के अनुसार MBA किया हुआ छात्र हूँ। क्या इस देश में अगर नौकरियां हैं तो मैं मोदी जी को कहता हूं आप डिग्री देता हूं आप नौकरी देंगे, लेकिन नहीं, ये देश में चाहते हैं कि देश का युवा भुखमरी के कगार पर रहे। हम लोग का जो स्टूडेंट पार्लियामेंट है वो इसलिए है क्योंकि एक्चुअल पार्लियामेंट में हम लोग स्टूडेंट जो पिछले 2 साल से सड़कों पे उतर के ये डिमांड कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रोल बैक करना होगा, क्योंकि ये एजुकेशन को एक कमोडिटी बनाता है, उसका बाजारीकरण हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज स्टूडेंट पार्लियामेंट रखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मुद्दा पार्लियामेंट में बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो बेहतर बनाएगी शिक्षा को, दूसरी तरफ इसमें तमाम तब्दीलियां कर रही है सरकार, आखिर वजह क्या है? कैसे, मतलब किस वजह से ये सरकार बोल सकती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा को बेहतर करेगी? अगर आप देखें CUET जो है वो ये बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट एक फॉर्म भरेगा, वो एग्ज़ाम देगा। अब आप मुझे बताइए कि वो तमाम महिलाएं जो घर के अपने 4 दीवारों को, अपने पिंजरे को तोड़ के इसलिए कॉलेज जा पाती हैं, इसलिए पढ़ाई कर पाती हैं क्योंकि उनका कॉलेज उनके घर के बगल में है। अब जब उनको मान लीजिए बिहार की महिला को तमिलनाडु में कॉलेज मिलेगा तो क्या उनके माँ बाप जाने देंगे? या मार्जिनलाइज सेक्शन से जो स्टूडेंट आते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 3 टाइम का खाना खा सके, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को हम बेहतर करें पढ़ाई करके, और वो इसलिए कॉलेज जा पा रहे हैं क्योंकि उनके घर के बगल में कॉलेज है। लेकिन अब उनके पास वो पैसा ही नहीं रहेगा जब उनको कॉलेज किसी और जगह पे मिल जाएगा, इतना उनके पास प्रिविलेज ही नहीं रहेगा कि वो पैसा बटोर करके घर भाड़ा करके वहाँ से एजुकेशन को प्राप्त करें। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि बस वही लोग जो एजुकेशन को खरीद सके, बस वही लोग एजुकेशन को पा पाए। अगर आप देखें कि जिस तरीके से BA में आपका अंडरग्रेड में मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स बना दिए गए, वो क्या है? वो ये बोल रहा है ठीक है आपके पास 3 साल पढ़ने का पैसा नहीं है, आपके पास 1 साल पढ़ने का पैसा, आप 1 साल का पैसा दीजिए और आप 1 साल का डिग्री लीजिए। 2 साल का पैसा फेंकिए, 2 साल का डिग्री लीजिए, और आपके पास 3 साल पढ़ने का है तो 3 साल कीजिए, ऑनर्स का डिग्री लीजिए। आप बताइए क्या डिप्लोमा करने के बाद आज के दौर में नौकरी किसी को मिल सकता है? जब पूरा यूथ एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए बार बार सड़कों पे उतर रहा है, सारे स्टूडेंट्स बार बार सड़कों पे उतर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन आप हमसे नहीं छीन सकते, उस दौर में ना जॉब क्रिएट करने का टेंशन है सरकार को और ना ही शिक्षा हर एक बच्चे के लिए एक्सेसिबल बनाने का उनका मुद्दा है। उनका मुद्दा है किस तरीके से यूथ को और स्टूडेंट्स को भटकाया जा सके मंदिर मस्जिद के नाम पे, किस तरीके से यूथ और स्टूडेंट्स को कम्युनलाइज किया जा सके। मैम जैसे जो टीवी मीडिया है और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो नई शिक्षा पॉलिसी को देश हित में बता रहे हैं, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो पहले ये तो बताए कि वो देश हित में क्यों है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि स्कूल में जो है आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपका एजुकेशन होगा। क्या ये सरकार हमें ये भी बताएगी कि हर एक प्राइवेट मतलब कंपनी में या हर एक गवर्नमेंट कंपनी में जब वो इंटरव्यू देने जाएगा स्टूडेंट, क्या उसको उसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा? या प्राइवेट स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे और बस उन्हीं के लिए जॉब होगा, और जो तमाम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे? अपने ही एरिया में फंसे रह जाएंगे, जॉब ढूंढते रह जाएंगे और एकदम स्किल्ड लेबर बन के रह जाएंगे। जो दलित पिछड़ा जो बहुजन समाज है उसके बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा?
देखिए, एक तरफ हम देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपका एजुकेशन को कमोडिफाई कर रहा है, फीस को बढ़ा करके। अब जितने मार्जिनलाइज सेक्शन से स्टूडेंट्स हैं, क्या वो 60,000 रुपये 70,000 रुपये एक आर्ट्स का कोर्स करने के लिए दे सकते हैं सालाना? नहीं दे सकते हैं। आज हम JNU में पढ़ते हैं तो हमारा JNU में फ़ीस इतना एक्सेसिबल है कि तमाम समाज से स्टूडेंट्स आकर के उस पढ़ाई को कर पा रहे हैं। और कल ऐसा नहीं होगा जब एजुकेशन जो है कमोडिटी बन गया है, जो बस वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास पैसा होगा, वही लोग पढ़ पाएंगे और वही लोग आगे जाके नौकरी करेंगे। मतलब पैसों में एजुकेशन बिक रहा है? बिल्कुल बिक रहा है। जितना प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का होगा तो फीस तो बढ़ेगा। ऑटोनोमस बॉडीज बनाने के नाम पे आप एजुकेशन को कमोडिटी बना रहे हैं, तो उसको तो वही खरीद पाएगा ना जिसके पास पैसा है। अब मान लीजिए एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का है, एक लड़की है, और अगर उसका फीस है 70-80 हज़ार एक साल का, तो किसको पढ़ाएगा? मिडिल क्लास फैमिली लड़के को पढ़ाएगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा। ये जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये महिलाओं को कैटेगोरिकली एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से बेदखल करेगा और मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स को भी दखल करेगा, और उसी के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। सरकार को ये देश को नया टैलेंट मिलेगा इस पॉलिसी से? आप मुझे बताइए, सरकार किस बेसिस पे बोल रही है टैलेंट मिलेगा? व्हाट इज द बेसिस? स्किल्स बढ़ेगा कह रहे हैं। कौन सा स्किल? आप स्किल लेबर बनाना चाह रहे हैं स्कूल में? आप स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज सिखाएंगे, आप तरह तरह का स्किल सिखाएंगे, फिर आगे क्या आप उसी स्किल को लेकर आप कॉलेज? बिल्कुल, अभी मैंने भी पढ़ा है संस्कृत स्कूल में। तो क्या आप अगर किसी को आप वुड कारपेंट्री सिखाएंगे स्कूल में, तो क्या आप कारपेंट्री का यूनिवर्सिटी खोलेंगे कि स्टूडेंट्स स्किल लेबर को आगे जाके हायर एजुकेशन कर सके उस पर? या आप सीमेंट बनाना सिखाएंगे तो आप क्या उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। यूनिवर्सिटी में तो आप वही सारा हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, तो फिर स्किल लेबर का करेंगे क्या हम लोग? यही आप बोलना चाह रहे हैं ना कि स्कूल में हम इनको इतना स्किल दे देंगे कि 12th के बाद हमारा सस्ता लेबर फोर्स क्रिएट हो। हमको एजुकेशन नहीं देना है, हमको सस्ता लेबर फोर्स क्रिएट करना है। क्योंकि एनीवे वर्नाकुलर लैंग्वेज सीखे हो प्राइवेट कंपनी में तो नहीं इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी स्पीकिंग लोग चाहिए, और अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को तो अंग्रेजी नहीं सिखाया जाएगा। तो कहाँ से टैलेंट मिल रहा है आप मुझे बताइए, किस बात का टैलेंट? और इससे हमें क्या फायदा? बिल्कुल, सरकार का ये मकसद है कि जो लोग एजुकेशन को खरीद पाएं, बस उन्हीं को एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, हर एक स्टूडेंट के लिए इनएक्सेसिबल बनाया जा रहा है एजुकेशन। लेकिन मैम, तमाम वो लोग जो नंबर बेसिस पे एडमिशन लेते थे, बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे, आप वो एंट्रेंस देकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अब कोई भी आ सकता है। ये पॉलिसी अच्छी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 3 टाइम का खाना खा सके, या वो महिला जिसके माँ बाप उसको घर से बस इसलिए निकलने दे रहे हैं, कॉलेज उसके घर के बगल में है, और उसको कॉलेज मिल जाता है दूसरे शहर में, या उसको कॉलेज मिल जाता है दूसरे स्टेट में, क्या वो इतना पैसा उसके माँ बाप उस पर खर्चा करेंगे? या क्या मार्जिनलाइज गरीब तबके से जो स्टूडेंट आ रहा है उसके पास इतना पैसा होगा वो दूसरे सिटी में जाके घर भाड़ा करके पढ़ सके? या सरकार बताए कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगी हर एक स्टूडेंट को? कार्ड की बात कर रहे हैं सरकार। कौन सा क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे किसको मिलता है? किसको मिलता है क्रेडिट कार्ड? नहीं, किस नाम पे वादा? तो सरकार ने ये भी किया कि हम सबके अकाउंट में लाख रुपए पहुंचेंगे। पहुंचा आपके अकाउंट में क्या? मेरे अकाउंट में तो नहीं पहुंचा आज तक। सरकार वादे बहुत बड़े बड़े कर रही है कि हम इतने जॉब्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ एम्प्लॉयमेंट दे रही है? क्या सरकार बिहार में पिछले 1 महीने में 2 दफा यूथ जो है सड़कों पे उतरा है बहाली के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा किया जा रहा है। क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी, हम तो सुनेंगे, हम तो सड़कों पे उतरेंगे, हम तो अपना जी जान लगाएंगे ना अपना एजुकेशन बचाने के लिए। इसीलिए ये पार्लियामेंट किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि देश के सिटी कैपिटल के हार्ट में बैठ करके हम अपना पार्लियामेंट कर सकते हैं और हम अपना मुद्दा को पास करवा सकते हैं। सबसे बड़ी खामी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन सी देख रहे हैं? सबसे बड़ी खामी? सबसे बड़ा जो खामी है वो है CUET, ठीक है। दूसरा है मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, जो अंडरग्रेड में जो ड्रॉप आउट होता था, जब स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता था पढ़ने के लिए तो ड्रॉप आउट होता था। अब ड्रॉप आउट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। आप बताइए ना, आज के दौर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके कौन सा नौकरी मिलेगा?
कौन सा नौकरी। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार आप कमाते हैं तो आप टॉप 10% में आते हैं। 25 हज़ार में किसका घर का गुजारा होता है? एक घर का भाड़ा हम लोग दिल्ली में 7 हज़ार देते हैं कम से कम मिनिमम। उसके बाद हमको पेट पालना है, हम लोग को दिल्ली में नौकरी करते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसा लगेगा। सरकार जो है हम लोग को भटका रही है और हम लोग को नहीं भटकना है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति 2020 जो ये लागू करना चाहती है, 29 जुलाई 2020 को ये संसद भवन में घोषित किया गया। क्या ये सरकार इस देश में युवाओं को शिक्षा देना चाहती है? बेहतर शिक्षा अगर ये सरकार देना चाहती तो कहीं ना कहीं जो 1986 की शिक्षा नीति पद्धति है उसी पे ये सरकार अमेंडमेंट लाके और देश के युवाओं को आज बताइए आखिर जो देश का युवा है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। ये सरकार क्या देश के युवाओं को शिक्षा की, बेहतर शिक्षा की बात करती है? नहीं, ये सरकार शौचालय और देवालय की बात करती है। अगर आपके हाथों में कलम होगी, आप बताइए आप कितने पत्रकार यहाँ खड़े हैं, आप लोगों के हाथों में कलम है? ये सरकार इस कलम को गुलाम बनाना चाहती है, हमारी आवाज़ को गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ इस सरकार से, ये जो इन्होंने शिक्षा नीति के जरिए इस देश में बाजारीकरण और निजीकरण करने का जो काम किया है ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। आप बताइए, अगर बेहतर शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के जरिए इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने 10+2 को खात्मा करते 5+3+3+4 का इन्होंने जो नई शिक्षा पद्धति लाने का काम किया है ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के लिए ये बहुत खतरनाक है। आप बताइए, आज इन्होंने मंदिर और मस्जिद का मुद्दा देश में ट्रेंडिंग करने का काम किया है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद और बहुत सारे मुद्दे जो इन्होंने उजागर करने का काम किए हैं? आज देश में युवाओं को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जब पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं देश के युवाओं को शिक्षा के आधार पर वंचित करना चाहती है। दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित को ये बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहती है। भारत तो विश्व गुरु हो रहा है तो बढ़ ही तो रहा है फिर। देखिए, भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। क्योंकि आप CMI की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, उसी सरकार के शासनकाल में 2 करोड़ युवा अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। क्या आज मैं कहता हूं योग्यता के अनुसार अगर देश में नौकरियां हैं तो मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूं। क्या योगी आदित्यनाथ या देश में बैठी हुई सत्ता में सूबे की सरकार, देश में मोदी जी की सरकार, क्या इस देश में युवाओं को दे पाएगी रोजगार? नहीं दे पाएगी। लेकिन युवाओं के हाथ में तलवार देके ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करना चाहती है कि इस देश में जो युवा है वो एक ऐसे पायदान पे पहुंच रहा है कि उसको बेहतर शिक्षा और बेहतर आयाम न देने की बजाय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सरकार हमारी आवाज़ को गुलाम बनाएगी, हमारे कलमों को अगर गुलाम बनाएगी तो हम इस सरकार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं। जब जब देश पे और जब जब देश की आवाम पे जुल्म होने का काम हुआ है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किए हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या इस देश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को भुनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम होता है, आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं देश के छात्रों के लिए ये बहुत खतरनाक है। इसलिए हम कहते हैं देश के छात्रों के हमेशा पूरे देश में कोने कोने से इसके विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। और जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसी तरीके से देश के युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का और छात्रों का आंदोलन होना चाहिए। आप कह रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन देश की सरकार तो चाहती है तोड़ो जितना खोदो इंडिया से ही देश का विकास होगा। किसी का घर तोड़ दो, कहीं मस्जिद के लिए दीवारें तोड़ दो या खोद दो, इस टाइप की बातें हो रही है। देखिए, बिल्कुल ये सरकार शायद कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाली सरकार है। ये सरकार कहीं ना कहीं इसके एजेंडे में ये आप गांधी को और बाबा साहेब को नहीं मानने वाली सरकार है। ये कहीं ना कहीं वीर सावरकर को मानने वाली सरकार है, गोलवरकर को मानने वाली सरकार है। मैं कहता हूं अगर योग्यता आज बताइए विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को बंद करवा के उसका बाजारीकरण करके क्या ये सरकार इस देश में युवाओं को बेहतर शिक्षा दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के हमारे युवाओं को, आवाज़ों को दबाना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं अब देश में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होगी, इस देश में बेहतर शिक्षा की बात होगी, बेहतर स्वास्थ्य की बात होगी, बेहतर रोजगार की बात होगी। आखिर
आखिर बताइए, आज युवा भटक रहा है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, अरे आत्मनिर्भर ऐसे कगार पे आप ला चुके हैं कि आज देश का युवा सड़कों पे आज क्यों बैठना पड़ रहा है? क्योंकि आपने इस देश में एक नए पद्धति के जरिए इस देश की नई शिक्षा को आपने, ग्रेजुएशन को आपने 4 साल करने का काम किया। आखिर क्या जो सरकार कहती थी, इसने कई नीतियां लाई। इसी सरकार ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। अब ये सरकार कहती है कि 2040 में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो हम 100% लक्ष्य पहुंचाने का है। क्या इस देश के लोकतंत्र में बच्चों की आवाज़ों को दबाया जाएगा? मैं कहता हूं आज सीधे तौर पे इस सरकार से कि ये जो NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको वापस लेना चाहिए, अन्यथा देश के सड़कों पे छात्र खड़े होंगे। जिस तरह से हमने रोजगारी पे इसी जंतर मंतर पे जब SSC GD के छात्रों ने आंदोलन किया तो इस सरकार ने उनके खिलाफ आवाज़, उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं इस सरकार से, इस जमहूरियत से जो इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं इस देश की आवाम को गुमराह करना चाहती है। जैसे आप शिक्षा नीति पे आप यहाँ आए हैं, शिक्षा नीति देखते हैं कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन मुद्दों को जो अपने टीवी पर नहीं दिखा रही है। बाकी जो मुद्दे हैं, धर्म का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम जो भी मुद्दा उसको उठाते हैं, लेकिन ये नई शिक्षा नीति वही मुद्दा उठा नहीं रही है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये कहीं ना कहीं संसद में अभी प्रोफेसर साहब ने, हमारे झाँ जी ने आए, उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से ये सरकार संसद भवन में इसको जीरो डिबेट पे बात करना चाहती है, इस डिबेट पे बात होनी चाहिए और देश में युवाओं के बेहतर एजुकेशन के लिए ये कहीं ना कहीं आज मुद्दा है। आप बताइए, मैं कहता हूं कि अगर आज रोजगार होता तो आज शायद सड़कों पे देश का युवा ना खड़ा होता। आज जो यूनिवर्सिटी हैं, आपने देखा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाने का काम किया। आखिर इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका सरकार का एजेंडा है कि इस देश में कहीं ना कहीं युवाओं को एक ऐसे पायदान पे ले जाके खड़ा कर दिया जाए कि वो अच्छा, अगर दलित परिवार से अगर कहीं न्याय के लिए अगर वो शिक्षा पाना ग्रहण करना चाहते हैं तो ये सरकार उनको एक बाजार के भाव बेचना चाहती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस सरकार से और जुल्मी सरकार से इससे सवाल करने हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द NAP को इसको वापस ले और कहीं ना कहीं इस देश के बेहतर युवाओं को बेहतर भविष्य देने की बात करें। NAP अगर सही नहीं है, भारत सरकार जो कर रही है वो सही कर रही होगी, क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं देश की 140 करोड़ की जनता में सबसे काबिल आदमी नरेंद्र मोदी हैं और कोई प्रधानमंत्री बनने की अभी आसपास की रेस में भी नहीं है। भाई वो क्यों नहीं कहेंगे, आप बताइए। यहाँ आदमी दूध नहीं बेच पा रहा है, गौमूत्र बेच के इतना कमा दे रहे हैं।